बनारस के मणिकर्णिका घाट से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगा की एक शांत और सूखी उपधारा के पास स्थित था रुद्रपुर। ये गांव नक्शे पर तो था, लेकिन सरकारी फाइलों में इसे श्रापित घोषित कर दिया गया था। यहाँ का शमशान घाट, जिसे स्थानीय लोग काला मसान कहते थे, अपनी भयावहता के लिए प्रसिद्ध था। आर्यन अपनी एसयूवी को धूल भरे रास्तों पर दौड़ा रहा था। उसके साथ बैठी ईशा बार बार अपने गले में पड़े तावीज को सहला रही थी। आर्यन, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। इंटरनेट पर जो भी जानकारी मिली है वो डरावनी है। लोग कहते हैं कि जो इस शमशान की सीमा पार करता है, उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। आर्यन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ईशा, हम मॉडर्न जर्नलिस्ट हैं। अगर हम इन कहानियों से डरेंगे तो दुनिया को सच कौन बताएगा? हमें उस औरत का इंटरव्यू चाहिए जिसे गांव वाले शमशान की चुड़ैल कहते हैं। जैसे ही वे शमशान की सीमा में दाखिल हुए, तापमान अचानक गिर गया। दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन आसमान में ऐसे घने बादल छा गए जैसे ग्रहण लगा हो। सामने एक टूटी हुई दीवार थी जिसके पीछे से धुएं की लकीरें उठ रही थीं। वहां केवल एक झोपड़ी थी। झोपड़ी की छत सूखी घास की नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों और ताड़ के पत्तों से बनी प्रतीत होती थी। गाड़ी रुकते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी लकड़ियों पर चल रहा हो। झोपड़ी के पीछे से एक औरत निकली। उसकी कदकाठी असाधारण रूप से लंबी थी। उसने एक मटमैली काली साड़ी पहनी थी और उसके हाथों में लोहे की मोटी चूड़ियां थीं। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल ऐसा था जैसे कोई पुराना नक्शा, और आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो मातंगी थी। उसने आर्यन की ओर देखा, या यूं कहें कि उसने आर्यन की रूह में झांका। तुम यहां अपनी मौत का सामान बटोरने आए हो या किसी की अधूरी चिता को जगाने? उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि ईशा के कान से खून निकलने लगा। नहीं माई, हम बस बातें करने आए हैं, आर्यन ने कांपते स्वर में कहा। मातंगी झोपड़ी के बाहर पड़े एक पत्थर पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में एक खप्पर यानी इंसानी खोपड़ी का प्याला लिया और उसमें से कुछ काले रंग का तरल पिया। बातें तो मुर्दे करते हैं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती उनकी चीखें? उसने शमशान की ओर इशारा किया। वहां 3 चिताएं जल रही थीं, जबकि दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। उन चिताओं को किसने जलाया? ये पहला रहस्य था जिसने आर्यन के तार्किक दिमाग को हिला दिया। जैसे जैसे शाम गहरी हुई, मातंगी ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो इस जगह पर तब से है जब अंग्रेजों का शासन था। मेरा नाम चंपा था। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरा श्राप बन गई। गांव के जमींदार ने मुझ पर तांत्रिक प्रयोग किए ताकि वो अमर हो सके। मुझे इसी शमशान में जिंदा दफना दिया गया था, लेकिन मसान के देवता को मेरा लहू पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे अपनी दासी बना लिया। आर्यन का कैमरा अपने आप चालू और बंद हो रहा था। अचानक सुमित चिल्लाया, आर्यन, रिकॉर्डिंग देखो। स्क्रीन पर मातंगी की जगह एक जलती हुई लाश बैठी दिखाई दे रही थी, लेकिन असलियत में वो शांति से बैठी आर्यन को घूर रही थी। रात के 8 बजते ही माहौल और भी भयानक हो गया। शमशान की जमीन से अजीब सी बुदबुदाहट सुनाई देने लगी। मातंगी उठी और उसने अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक लकीर खींच ली। आज की रात हलाहल की रात है। तुम लोग झोपड़ी के अंदर आ जाओ। अगर इस लकीर से बाहर एक कदम भी रखा तो तुम्हारी आत्मा इस मसान में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। ईशा और सुमित भागकर अंदर गए, लेकिन आर्यन की नजर शमशान के बीचों बीच खड़ी एक आकृति पर पड़ गई। वो आकृति हूबहू आर्यन जैसी दिख रही थी। वो उसे बुला रही थी। आर्यन जैसे सम्मोहित हो चुका था। वो मातंगी द्वारा खींची गई सुरक्षा रेखा की ओर खिंचा चला जा रहा था। शमशान के बीचों बीच खड़ी वो आकृति, जो बिल्कुल आर्यन जैसी थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे। आर्यन, रुक जाओ, बाहर मत जाना। ईशा की चीख झोपड़ी के भीतर से गूंजी, लेकिन आर्यन को सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बस एक सुरीली आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके बचपन के नाम से पुकार रहा हो। जैसे ही आर्यन का पैर उस रेखा को पार करने वाला था, मातंगी ने बिजली की गति से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मूर्ख, ये तेरी परछाई नहीं, छलावा है। मसान की भूख आज बहुत तीव्र है, मातंगी ने उसे पीछे की ओर धक्का देते हुए कहा। आर्यन जमीन पर गिरा और उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने देखा कि वो आकृति जो उसे बुला रही थी, अब एक सड़ती हुई लाश में बदल चुकी थी।
और हवा में विलीन हो गई। वे तीनों, आर्यन, ईशा और सुमित, अब मातंगी की झोपड़ी के भीतर थे। बाहर का नजारा अब पूरी तरह बदल चुका था। शमशान की जमीन से हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे मुर्दे अपनी कब्रों से आजाद होने की कोशिश कर रहे हों। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी गंध थी, सूखे खून, पुरानी किताबों और किसी अज्ञात जड़ी बूटी की। कोने में एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई रखी थी, जिसमें कुछ उबल रहा था। जब ईशा ने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कढ़ाई के अंदर पानी नहीं, बल्कि काले रंग का धुआं उबल रहा था, जिसमें कभी कभी छोटे छोटे चेहरे उभरते और लुप्त हो जाते थे। ये क्या है माई? सुमित ने थरथराते हुए पूछा। ये इस गांव के पापों का लेखा जोखा है, मातंगी ने शांत स्वर में कहा। रुद्रपुर के लोग हर 10 साल में एक बलि देते हैं ताकि उनकी फसलें हरी भरी रहें, और वो बलि यहाँ इस शमशान के पीछे दी जाती है। तभी बाहर मशालों की रोशनी दिखाई दी। गांव के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने दर्जनों आदमियों के साथ शमशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और तलवारें थीं। मातंगी, बाहर निकल! ठाकुर की आवाज शमशान की दीवारों से टकराकर गूंजी। आज रात महाबली का समय है। इन बाहरी लोगों को हमें सौंप दे, वरना हम तेरी कुटिया को आग लगा देंगे। आर्यन समझ गया कि वे केवल पत्रकारिता के लिए नहीं आए थे, बल्कि वे एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से जिंदा निकलना लगभग असंभव था। गांव वाले उन्हें बलि के पशु की तरह देख रहे थे। मातंगी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। अचानक झोपड़ी की छत पर हजारों कौवे आकर बैठ गए और डरावनी आवाजें निकालने लगे। ठाकुर, आज की रात नियति ने इन मेहमानों को मेरा संरक्षण दिया है। अगर आगे कदम बढ़ाया तो तेरे पूर्वजों की आत्माएं यहीं से जाग उठेंगी। लेकिन ठाकुर नहीं माना। उसने अपने 2 आदमियों को आगे भेजा। जैसे ही वे शमशान की सीमा में घुसे, जमीन फटी और नीली आग की लपटें बाहर निकली। उन दोनों आदमियों के शरीर पल भर में राख के ढेर में बदल गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे चिल्लाए नहीं, वे मुस्कुराते हुए राख बने। वे मर नहीं रहे आर्यन, ईशा रोते हुए बोली। देखो, उनकी आत्माएं उस कढ़ाई की ओर खींची जा रही हैं। मातंगी ने अपनी झोली से एक पुरानी हड्डी निकाली और उसे जमीन पर दे मारा। अचानक शमशान की सभी अधजली चिताएं एक साथ भभक उठीं। हवा में मांस जलने की तीव्र दुर्गंध फैल गई। आर्यन ने देखा कि ठाकुर के पीछे खड़े लोग अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी खाल पिघल रही थी और उनके नीचे से कंकाल झांक रहे थे। आर्यन, कैमरा चालू रखना, सुमित ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन जब आर्यन ने लेंस से देखा तो उसे वहां कोई गांव वाला नहीं दिखा। वहां केवल खाली मैदान था और हवा में तैरते हुए जलते हुए सिर थे। मातंगी ने आर्यन की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा रही हूं? नहीं, मैं तुम्हें केवल इसलिए जिंदा रख रही हूं क्योंकि तुम्हारे शरीर में वो निशान है जो मसान के राजा को चाहिए। उसने आर्यन की शर्ट का कॉलर पीछे खींचा। आर्यन के कंधे पर एक जन्मजात दाग था जो अब गहरे काले रंग में बदल चुका था और उसमें से खून की पतली धार निकल रही थी। ये क्या है? आर्यन की रूह कांप गई। ये तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बालक। तुम यहां आए नहीं हो, तुम्हें यहां बुलाया गया है। जिस औरत को तुम शमशान वाली समझ रहे हो, वो तुम्हारी मां की परछाई है। ये सुनकर आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी मां की मृत्यु तो उसके बचपन में ही हो गई थी। तो फिर ये औरत कौन थी और क्यों इस शमशान के मुर्दे उसके स्वागत में नाच रहे थे? झोपड़ी की दीवारें किसी पुराने पेड़ की छाल की तरह चरचरा रही थीं। बाहर ठाकुर वीरेंद्र सिंह के आदमियों का शोर अब कम हो चुका था, लेकिन उनकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली थी जो और भी डरावनी थी। ये मसान की चुप्पी थी, वो सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान या तबाही से पहले आता है। मातंगी की बात सुनकर आर्यन के कानों में जैसे गर्म शीशा उंडेल दिया गया हो। मेरी मां की परछाई? आप क्या कह रही हैं माई? मेरी मां एक साधारण महिला थी, उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी। मातंगी अपनी कढ़ाई के पास बैठी काले धुएं को सहलाते हुए बोली, तुझे यही बताया गया बालक, लेकिन सच तो उस अस्पताल की फाइलों में नहीं, इस शमशान की मिट्टी में दबा है। तेरी मां सुलोचना इस गांव की आखिरी मसान रक्षिणी थी। वो शक्तियों को संभाल न सकी और उसे यहां की बलि चढ़ना पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसने तुझे शहर भेज दिया और अपना आधा अंश इस शमशान की मिट्टी को सौंप दिया ताकि वो तेरी रक्षा कर सके। आर्यन के कंधे का निशान अब दहकने लगा था। ईशा ने देखा कि उस निशान से जो खून निकल रहा था वो जमीन पर गिरते ही जलने लगता था। इसका मतलब, ईशा की आवाज कांप रही थी, कि वो ठाकुर आर्यन को नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे उस अंश को पाना चाहता है। हाँ, मातंगी ने सिर हिलाया।
ठाकुर को वो अमरत्व चाहिए जो केवल सुलोचना के वंशज के रक्त से मिल सकता है। आज रात रक्त पूर्णिमा है। अगर आज उसने आर्यन का तर्पण कर दिया तो इस शमशान की सारी भटकती आत्माएं ठाकुर की गुलाम हो जाएंगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। झोपड़ी का दरवाजा जलकर राख हो गया। बाहर कोई इंसान नहीं था, बल्कि मिट्टी से बने विशालकाय पुतले खड़े थे जिनके अंदर आग जल रही थी। ये ठाकुर के द्वारा जागृत किए गए मिट्टी के राक्षस थे। सुमित, कैमरा छोड़ और भाग, आर्यन चिल्लाया, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। शमशान के चारों ओर एक आग की दीवार खड़ी हो गई थी। मातंगी खड़ी हुई। उसने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी घंटी निकाली और उसे जोर से बजाया। घंटी की आवाज निकलते ही हवा में मौजूद अदृश्य साए उन मिट्टी के राक्षसों से टकराने लगे। दृश्य ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक तरफ वे आग उगलते पुतले थे और दूसरी तरफ हवा में उड़ते हुए पारभासी साए। ठाकुर वीरेंद्र सिंह अब शमशान के मुख्य चबूतरे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक प्राचीन तांबे का चक्र था। मातंगी, बहुत खेल लिया तूने रक्षक भक्षक का खेल, अब समय आ गया है। ठाकुर ने चक्र को जमीन पर पटका। जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट हुई और शमशान के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा होने लगा। ये वही नरक द्वार था जिसके बारे में मातंगी ने चेतावनी दी थी। उस गड्ढे से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे जो भूखे और प्यासे थे। वे हाथ पास पड़ी लाशों को खींचकर अंदर ले जा रहे थे। आर्यन, ईशा चिल्लाई। अदृश्य शक्ति आर्यन को उस गड्ढे की ओर खींच रही थी। उसका हमशक्ल, जो अध्याय 2 में गायब हो गया था, फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि रो रहा था। मुझे मुक्त करो आर्यन, मुझे मुक्त करो। मातंगी समझ गई कि अब केवल मंत्रों से काम नहीं चलेगा। उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी सफेद आंखों में पहली बार ममता की एक झलक दिखी। अपने अंदर की आग को पहचान बालक, तू केवल सुलोचना का बेटा नहीं है, तू इस मसान का वारिस है। मातंगी ने अपनी उंगली काटी और अपना रक्त उस कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई का धुआं अब एक विशाल काली ढाल में बदल गया, जिसने आर्यन, ईशा और सुमित को चारों ओर से घेर लिया। अंदर रहो, जब तक सूरज की पहली किरण न फूटे इस ढाल से बाहर मत आना, मातंगी चिल्लाई। और वो सीधे उस गड्ढे की ओर दौड़ पड़ी। उसने अपनी देह को उस गड्ढे में झोंक दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। नीली और लाल आग के गोले आसमान की ओर उठे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की चीख गूंजी, क्योंकि मातंगी ने उसे भी अपने साथ उस अंधेरे में खींच लिया था। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। आग की दीवार बुझ गई थी। ठाकुर के आदमी भाग चुके थे। आर्यन, ईशा और सुमित उस काली ढाल के अंदर सुरक्षित थे, लेकिन बाहर अब न तो मातंगी थी और न ही वो झोपड़ी। आर्यन ने अपने कंधे को देखा। वो निशान अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक जलने का निशान बन गया था, जो बिल्कुल मातंगी के हाथ के निशान जैसा था। क्या वो खत्म हो गई? सुमित ने सुबकते हुए पूछा। आर्यन ने शमशान की ओर देखा। वहां राख का एक नया ढेर लगा था और उस ढेर के ऊपर वही पुरानी घंटी पड़ी थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जो उसी गड्ढे के पास से आ रही थी जहां मातंगी और ठाकुर समाये थे। शमशान की वो रात अब अपने सबसे भयावह और अंतिम प्रहर में प्रवेश कर चुकी थी। मातंगी के आत्मदाह के बाद ऐसा लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन काला मसान का न्याय इतना सरल नहीं होता। वो गड्ढा, जिसे नरक द्वार कहा जा रहा था, अब पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। उससे निकलने वाला काला धुआं अब जमीन पर रेंगने लगा था, जैसे कोई विशाल अजगर शिकार की तलाश में हो। आर्यन, ईशा और सुमित अभी भी उस सुरक्षा घेरे के भीतर थे, लेकिन उनके कानों में गूंजती वो बच्चे के रोने की आवाज उनके कलेजे को चीर रही थी। वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे हजारों लोग एक साथ सिसक रहे हों। आर्यन, वहां मत जाओ, ये कोई छल हो सकता है। ईशा ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन आर्यन के पैर खुद ब खुद उस गड्ढे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वो गड्ढे के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि राख के ढेर के बीचों बीच एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से राख से ढका था और उसकी आंखें, वे बिल्कुल मातंगी की तरह सफेद और स्थिर थीं। जैसे ही आर्यन ने उस बच्चे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राख का वो ढेर हिलने लगा। धीरे धीरे वो राख हवा में उठी और एक आकृति बनाने लगी। वो आकृति मातंगी की नहीं, बल्कि एक सुंदर स्त्री की थी, वही सुलोचना, जिसकी तस्वीर आर्यन ने कभी अपने पिता के पुराने संदूक में देखी थी। माँ, आर्यन के गले से एक रुंधी हुई आवाज निकली। बलि अधूरी है बेटा। उस आकृति की आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी। ठाकुर तो गया,
लेकिन उसने जिस शक्ति को जगाया है उसे वापस भेजने के लिए एक जीवित देह की बलि चाहिए। ये शिशु वो पात्र है जिसे मसान ने चुना है। अचानक अंधेरे से एक ठहाका गूंजा। ये ठाकुर वीरेंद्र सिंह नहीं था, ये गांव का वो तांत्रिक था जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था। अघोरी भद्रकाल वो ठाकुर का गुरु था और असली मास्टरमाइंड वही था। बेवकूफ औरत, सुलोचना, तूने अपनी जान देकर भी इस द्वार को नहीं रोका, बल्कि इसे और शक्तिशाली बना दिया। अब ये बच्चा, जिसमें मातंगी की शक्ति और सुलोचना का अंश है, मेरी शक्तियों का केंद्र बनेगा। भद्रकाल ने एक मंत्र पढ़ा और शमशान की जमीन से लोहे की जंजीरें बाहर निकलीं, जिन्होंने आर्यन और ईशा को जकड़ लिया। सुमित का कैमरा उसके हाथ से गिरकर टूट गया, लेकिन उसकी लेंस अभी भी उस दिशा में थी जहां भद्रकाल उस शिशु को हवा में उठाकर बलि देने की तैयारी कर रहा था। रुक जाओ, आर्यन चिल्लाया। उसका शरीर गुस्से से तपने लगा। उसके कंधे का वो जलने वाला निशान अब किसी जलते हुए कोयले की तरह चमकने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, हजारों सालों की वो शक्ति जो मातंगी और उसकी मां ने सहेज कर रखी थी। आर्यन की आंखों का रंग बदलने लगा, उसकी आवाज भारी हो गई। भद्रकाल, तुमने शमशान की मर्यादा लांघी है, तुमने उस राख का अपमान किया है जिससे हम सब बने हैं। आर्यन ने एक जोरदार गर्जना की। उसकी चीख से वे लोहे की जंजीरें कांच की तरह टूट गईं। हवा में उड़ते साए, जो अब तक बेकाबू थे, अचानक आर्यन के पीछे आकर खड़े हो गए। वो अब एक साधारण पत्रकार नहीं था, वो अब मसान का नया रक्षक बन चुका था। भद्रकाल ने डरते हुए पीछे कदम हटाए। उसने अपनी झोली से कुछ काली राख निकाली और आर्यन की ओर फेंकी, लेकिन वो राख आर्यन के पास पहुंचते ही फूलों की पंखुड़ियों की तरह बिखर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक आम इंसान मसान की शक्तियों को कैसे धारण कर सकता है? भद्रकाल चीखा। ये शक्ति धारण नहीं की जाती भद्रकाल, ये चुनी जाती है, आर्यन ने कहा। उसने उस शिशु को भद्रकाल के चंगुल से हवा में ही खींच लिया। जैसे ही बच्चा आर्यन की बाहों में आया, शमशान की सारी आग बुझ गई। केवल एक अलौकिक नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। आर्यन ने अपनी हथेली जमीन पर रखी। वापस जाओ जहां से आए हो। जमीन फटी और एक विशाल भंवर पैदा हुआ। भद्रकाल और उसके काले मंत्र उस भंवर में खिंचने लगे। वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। गांव के वो मिट्टी के राक्षस भी उसी राख में मिल गए। भोर की पहली किरण। धीरे धीरे पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी। रोशनी पड़ते ही सुलोचना की वो धुंधली आकृति मुस्कुराई और गायब हो गई। आर्यन के हाथों में जो बच्चा था वो भी धीरे धीरे धुएं में बदल गया और आर्यन के सीने में समा गया। सब कुछ शांत था। शमशान अब केवल एक खाली मैदान लग रहा था। ईशा और सुमित जमीन पर बेहोश पड़े थे। आर्यन वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो सफेद चमक नहीं थी, लेकिन उसकी दृष्टि अब बहुत गहरी हो गई थी। उसने जमीन से मातंगी की वो घंटी उठाई। वो अब भारी नहीं थी, लेकिन उसे छूते ही आर्यन को हजारों सालों का इतिहास सुनाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। सुबह की पहली किरण जब शमशान की राख पर पड़ी तो वो दृश्य किसी युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। धुआं अभी भी जमीन से धीरे धीरे उठ रहा था, लेकिन वो भयानक गंध अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह ताजी गीली मिट्टी और लोबान की एक धीमी महक हवा में तैर रही थी। ईशा और सुमित धीरे धीरे अपनी आंखों को मलते हुए उठे। उनका शरीर बुरी तरह टूट रहा था, जैसे वे किसी गहरी नींद से नहीं बल्कि किसी लंबी लड़ाई से जागे हों। आर्यन, ईशा ने लड़खड़ाते हुए उससे पुकारा। आर्यन शमशान के चबूतरे पर बैठा था। वो बिल्कुल स्थिर था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। उसके हाथ में मातंगी की वो पुरानी लोहे की घंटी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रातों रात कई साल बड़ा हो गया हो। उसके चेहरे पर अब वो शहर वाली बेचैनी नहीं, बल्कि एक असीम शांति थी। सब खत्म हो गया ईशा, आर्यन ने बिना मुड़े कहा। उसकी आवाज में एक भारीपन था जो पहले कभी नहीं था। सुमित ने अपना कैमरा उठाना चाहा, लेकिन वो पूरी तरह पिघल चुका था। भाई, मेरा सारा डेटा, सारी फुटेज, सब जल गया। दुनिया को हम क्या दिखाएंगे? आर्यन धीरे से मुस्कुराया। कुछ कहानियां दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती सुमित, वे केवल महसूस करने के लिए होती हैं। अगर ये फुटेज बच जाती तो शायद दुनिया इस शमशान को पर्यटन स्थल बना देती और यहाँ की मर्यादा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, रुद्रपुर गांव के लोग धीरे धीरे शमशान की ओर आने लगे।
इस बार उनके हाथों में कुल्हाड़ियां या मशालें नहीं थीं, बल्कि वे डरे हुए और अपराधी महसूस कर रहे थे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह के गायब होने और भद्रकाल के अंत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव के बुजुर्ग, जो अब तक खामोश थे, आर्यन के सामने आकर झुक गए। हमें माफ कर दो बेटा, एक वृद्ध ग्रामीण ने हाथ जोड़कर कहा। हमने अपनी फसलों और लालच के लिए उस देवी यानी मातंगी का अपमान किया। हमने तुम्हारी मां को भी नहीं पहचाना। आर्यन खड़ा हुआ। उसने देखा कि अब उन लोगों की आंखों में वो लालच नहीं बल्कि पछतावा था। मातंगी ने अपनी जान देकर इस गांव के पापों को धो दिया है, लेकिन याद रखना, ये मसान अब शांत है, मरा नहीं है। अगर फिर कभी यहां किसी की बलि दी गई तो यहां से जो उठेगा उसे रोकना मेरे बस में भी नहीं होगा। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ में पकड़ी हुई घंटी गर्म हो रही है। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे मातंगी की आवाज सुनाई दी, न डरावनी न कठोर, बल्कि एक मां की तरह कोमल। जा बालक, अपने संसार में लौट जा, लेकिन याद रखना, तू जहां भी जाएगा शमशान की ये राख तेरे साथ रहेगी। तू अब केवल इंसानों का पत्रकार नहीं, बल्कि उन रूहों की आवाज है जिनकी बात कोई नहीं सुनता। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, ये घंटी तुझे रास्ता दिखाएगी। आर्यन ने घंटी को अपने कोट की जेब में रख लिया। उसे महसूस हुआ कि वो शिशु जो उसके भीतर समाया था, अब एक छोटी सी लौ बनकर उसके हृदय में सुरक्षित है। वो मातंगी का पुनर्जन्म था या उसकी शक्ति का अंश, ये वो कभी नहीं जान पाया, पर अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। गाड़ी पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर रहे थे, ईशा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि शमशान की उस जर्जर दीवार के पास एक साया खड़ा है, एक लंबी औरत जिसकी सफेद जुल्फें हवा में लहरा रही थीं। वो हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रही थी। आर्यन, देखो, ईशा चिल्लाई। आर्यन ने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी घास और उड़ती हुई राख थी। वो अब हर जगह है ईशा, वो हवा में है, पानी में है और मिट्टी में है, आर्यन ने गाड़ी को हाईवे पर चढ़ाते हुए कहा। महीनों बाद शहर के एक कैफे में बैठकर आर्यन अपनी नई किताब लिख रहा था। किताब का शीर्षक था शमशान के पीछे वाली औरत। दुनिया के लिए ये एक हॉरर फिक्शन यानी डरावनी कहानी थी, लेकिन आर्यन जानता था कि उसका हर शब्द सच है। काम खत्म कर जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर रखी वो पुरानी घंटी अपने आप बज रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन आर्यन की बालकनी पर मिट्टी से सने हुए किसी के नंगे पैरों के निशान थे। उसने मुस्कुराकर खिड़की बंद की और लाइट बुझा दी। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो खुद उस अंधेरे का रक्षक बन चुका था। शमशान का रहस्य कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है। क्या आपको भी कभी महसूस हुआ है कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है? या आपके शहर में भी है कोई ऐसी जगह जहां जाने से रूह कांप जाती है? अपनी कहानियां हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी तो वीडियो को लाइक करें और कुकी हॉरर स्टोरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए खौफ और एक नए रहस्य के साथ। अंधेरे से डरिए, क्योंकि वो आपको देख रहा है।